हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। मैं भारती बच्चानी। आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखित कहानी ठेस का सारांश बता रही हूँ। ये कहानी है एक कारीगर सिरचन की। खेतीबाड़ी की जब बात होती है तो सिरचन की गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि खेत खलिहान से रिलेटेड जब भी काम होता है तो बाकी कारीगर 1/3 काम कर चुके होते हैं और ये खुरपी हिलाता हुआ पगडंडी पे पाँव रखते हुए दिखाई देता है, तो इसलिए काफ़ी लोग इसे बुलाते ही नहीं हैं। आज लोग उसे, मतलब जो सिरचन कारीगर है, उसे मुफ्तखोर, चटोर, कामचोर ये नाम देते हैं। कोई वक्त था जब कि उसको लोग खुशामद करके बुलाते थे कि हमारे भाई का पत्र आया है, या बेटी ससुराल में है वहाँ से पत्र आया है कि 2 शीतल पाटी भेज देना, 3 चिक बना के भेज देना। अब ये जो सिरचन है वो जाति से एक कारीगर है। वो शीतल पाटी बनाता है। शीतल पाटी मतलब चटाई, ओके, और चिक मतलब पर्दे। ये उस वक्त की बात है जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था और मशीनों से चीज़ें नहीं बनाई जाती थी। तो जो शीतल पाटी वो बनाता था वो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं पतली, उनसे वो बनाता था, उन्हें कलरफुल करके या फैशनेबल बनाकर। और जो चिक मतलब पर्दे जो वो बनाता था, तो जैसे ये कपड़े के पर्दे हैं ऐसे नहीं, बांस की लकड़ियों के पतली बांस की लकड़ियों से वो डिज़ाइन बनाते हुए वो पर्दे बनाता था, आसन बनाता था, मूड़े बनाता था, जो लकड़ी पतली वाली लकड़ियों से मूड़े बनाए जाते हैं। तो वो बहुत ही उम्दा कारीगर था, तो लोग उसकी खुशामद करते थे। जब मतलब वो दौर नहीं आया था कि औद्योगिकरण शुरू हो और मशीनों से काम शुरू हो, तो वो उसे बुलाते थे। और उसका क्या था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन था। आप भले उसे मजदूरी मत दो, लेकिन जब आप उसे काम पे बुला रहे हो, जितने दिन भी वो काम करेगा, दूध, मलाई, तली हुई चीज़ें उसे खाने में बहुत अच्छा लगता था। तो लोग जब उसे बुलाते थे तो उसको क्या क्या खिलाना है उसका बंदोबस्त वो कर लेते थे। और दूसरा ये था कि अगर वो काम कर रहा है और काम करते करते किसी ने उसको टोक दिया तो वो एकदम से खड़ा हो जाएगा, बहाना बनाएगा और काम को छोड़ के चला जाएगा। उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी। और तीसरा ये था कि अगर किसी ने इसको उल्टा सीधा कुछ बोल दिया या बदतमीज़ी की बात करके, तो वो बहाने से वहाँ से निकल जाएगा। और साथ ही उसकी एक बात ये थी कि वो मुँह फट था। अगर कोई मतलब कंटिन्यू अगर बात हो रही है और कोई उसे कुछ बोलेगा तो वो जवाब ज़रूर देगा, वो एकदम से चुप नहीं रहता था। तो यहाँ तक तो हुई कि ये इसका कैरेक्टर था। अब लेखक बताते हैं कि एक बार लेखक की बहन मानू जो थी उसकी विदाई होनी थी। तो मानू का जो दूल्हा था उसने बड़ी भाभी को पत्र लिखा कि मानू के साथ मिठाई की पतीली भेजो न भेजो, लेकिन 2 शीतल पाटी और 3 जोड़ी चिक ज़रूर भेजना। तो ये समझ गए, लेखक बताते हैं कि हमें समझ आ गया कि 1 हफ्ते का कंटिन्यू काम रहेगा, और इसलिए 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने सिरचन को बुला लिया और काम पे लगा दिया। तो लेखक की माँ ने, जो कारीगर था सिरचन, उसे कहा कि मैं तुझे एक मोहर छाप धोती दूंगी, बहुत बढ़िया वाली, और ऐसा काम करना, ऐसा मन लगा के काम करना कि देखने वाले ना देखते रह जाएं, क्योंकि मनु के ससुराल में जाएगी ना ये शीतल पाटी। तो वो भी उनका बड़ा मान करता था, सम्मान करता था, इसलिए वो काम में शुरू हो गया। काम उसने शुरू कर दिया और जैसे जैसे लेखक उसे बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे जैसे उसने काम करना शुरू किया तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि अरे ये तो कुछ नया ही फैशन के हिसाब से बना रहा है इस बार। तो उसने चिक बनाना शुरू कर दिया, मतलब पर्दे की बुनाई जो है वो उसने शुरू कर दी। तो वहाँ पर उनकी जो मंजली भाभी थी, मंजली भाभी ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने क्या कहा कि अगर मुझे पता होता कि मोहर छाप धोती देने से ये काम हो सकता है तो मैं भी अपने भाई को खबर भिजवा देती। अब सिरचन तो था मुँह फट, उसने जवाब दिया, ये मोहर छाप धोती क्या, रेशमी कुर्ता भी साथ में देते ना बहुरानी, तो भी नहीं करता मैं। ये तो क्या है ना, मन्नू दीदी जो है ना वो काकी की छोटी बेटी हैं और उनके जो दूल्हा है ना वो भी अफसर हैं,
तो ये सुनकर मंजली जो भाभी थी वो चिढ़ जाती है और वो अंदर चली जाती है अपने रूम में। वहाँ पर उसका रोना वोना शुरू हो जाता है और यहाँ पर सिचन अपने काम में लगा हुआ है। तो ये तो हुई एक दिन की बात, काम करके वो चला जाता है। दूसरे दिन जब वो काम आके शुरू करता है तो लेखक देखता है कि वो तो अपने काम में लगा हुआ है और उसका ध्यान, लेखक का ध्यान जाता है कि उसके खाने के लिए उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा चिवड़ा और एक गुड़ की डली उसके पास रख दी थी। तो जैसे ही उसने देखा, मतलब लेखक ने देखा, तो वो अपनी माँ के पास गया और उनको जाके बोला कि आज इसको ये खाने में क्या दिया है आप लोगों ने। तो उसकी माँ जो थी वो किचन में पकवान बना रही थी। तो उनका जवाब था कि बेटा 100 काम है मेरे, मुझे तो पता भी नहीं है, एक काम कर तू ही देख ले। और फिर उसने मंजरी भाभी को आवाज़ लगाई, मंजरी ज़रा देख ना, उसको थोड़ा सिरचन को बूंदिया भी दे दे। और मंजली भाभी जो थी उसने बोहें चढ़ा दी अपनी कि अच्छा अभी बूंदिया भी देनी है। तो उसने क्या किया, एक मुट्ठी बूंदिया ली और उसके सूप में जाकर के फेंक आई। सिरचन ने जब ये देखा तो उसने कहा कि अच्छा बहुरानी, जब आपके मायके से मिठाई आती है तब भी क्या ऐसे हाथ खोल के बांटती हो क्या। तो ये सुनकर जो मंजली भाभी थी वो अंदर चली गई और ऐसे रोना शुरू कर दिया। अब इनके घर में जो लेखक की चाची थी वो वैसे भी कारीगर से ना थोड़ा चिड़ी रहती थी। तो वो लेखक की माँ के पास गई और बोला कि ये छोटी जाति के लोगों को इतना मुंह क्यों लगा रखा है, उसको क्या हक बनता है कि मायके या ससुराल की हमारी बात करे। तो उसकी माँ जो है वो सिरचन कारीगर के पास गई और कहा कि भैया तू अपने काम से मतलब रख, जितना काम है उतना कर, बहू रानियों से बात करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तुझे कुछ भी अगर चाहिए तो तू मुझसे मांग ले। तो सिरचन को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, वो चुप रहा, वो अपना काम शांति से करता रहा। यहाँ पर जो मन्नू थी वो पान बना रही थी बैठक में बेचने के लिए। तो उसने क्या किया, एक पान का बीड़ा उठाया और सिरचंद दादा को जाके दिया और बोला, सिरचंद दादा 50 लोग हैं, 50 बातें होती हैं, काम वाला घर है ना, तो आप किसी की बात पे ना कान मत धरो। तो वो भी समझ गया। तो उसने मुस्कुराया, एकदम से उसे मुस्कुराया और उसको कहा कि कोई बात नहीं, और वो फिर से काम में लग गया। अब हुआ यूँ कि वो आराम से अपना काम कर रहा था, पान आराम से खा रहा था। अब थोड़ी देर बाद जो चाची थी वो रूम से निकली और उसने उसे देख लिया कि ये तो पान खा रहा है, और पान खाते देख कर ही ना वो उसे घूरने लगी। तो सिरचंद ने भी देखा कि ये भैया मुझे घूर रही है। अब उसे भी थोड़ी मस्करी सूझी और कारीगर ने क्या कहा उसे कि चाची ज़रा डिबिया में से अपना जर्दा दे दो ना थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए। तो चाची को तो बड़ा गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया तो उसे मौका मिल गया, क्योंकि वो तो वैसे भी चिड़ी रहती थी, उसे मौका मिल गया कि अब मैं इस बहाने उसको कुछ ना कुछ बोल सकती हूँ। तो वहाँ पर वो शुरू हो गई, अरे मस्खरी करता है, कभी पान और जर्दा घर में खाया भी है, चटोर कहीं के, आग लगे तुम्हारी जीभ को, ये बोल के उसने छोड़ दिया। यहाँ पर वो ना उसकी उंगलियाँ एकदम से रुक गई, जो कारीगर था उसकी उंगलियाँ रुक गई और उसे बहुत बुरा लगा। थोड़ी देर वो बैठा रहा, उसके बाद वो उठा, जो पान मुंह में घोल रहा था वो पिछवाड़े साइड गया और उसने उसकी पीक थूक दी और वापस आया और उसका जो भी सामान था उसे उठा करके वो आंगन से निकल गया। अब जैसे ही चाची ने देखा वो फिर से चिल्लाना शुरू गई, अरे बाप रे बाप, गुस्सा तो देखो, मोहर छाप धोती कोई सस्ती नहीं आती है, 8 रुपए की आती है, फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं तुमसे। और क्या है, मार्केट में सब मिलता है, बाज़ार से सब ले सकते हैं, और तुम्हारी शीतल पाटी और चिक्किया, जो औरतें हैं ना वो गली गली में गट्ठर बांध करके घूम रही हैं उसे लेकर के। वो सुनता नहीं है, वो निकल चुका था। यहाँ पर जो मानू दीदी थी वो बिल्कुल चुप थी, उनका चेहरा उतर चुका था, उदास थी, और वो जो अधूरी बनी हुई चिक थी वो उसे कंटिन्यू देख रही थी। तो उसकी माँ आ जाती है, कहती है बेटा दिल छोटा मत कर, मैं तुझे मेले से अच्छी वाली चिक लेके दे दूँगी। तो वो कुछ कहती नहीं है, वो अपने बड़ी भाभी जो थी उसके रूम में चली जाती है। यहाँ पर जो लेखक था वो थोड़ा परेशान हुआ और उसने सोचा कि मैं उसको मनाने के लिए घर चला जाता हूँ। तो वो कारीगर जो था सिरचंद, उसके वो घर चला जाता है। वहाँ आकर देखता है कि एक अधूरी बनी हुई शीतल पाटी है, मतलब चटाई है, जिस पे वो लेटा हुआ है और वो कुछ सोच रहा था।
तो जैसे ही वो लेखक को देखता है तो एकदम से कान पकड़ के कहता है कि नहीं भैया, अब दोबारा नहीं, अब ये काम नहीं करूँगा, ऐसी मोहर छाप धोती मुझे नहीं चाहिए। ससुरी खुद तो मरी, मेरे बाल बच्चों को लेके गई साथ में। अगर मेरी पत्नी होती तो क्या मेरी ये दुर्दशा होती आज? लेकिन आज कसम खाता हूँ, आज के बाद ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। एक आपकी हवेली थी जहाँ थोड़ी बहुत इज्जत बाकी थी, अब तो वो भी नहीं है, तो फिर क्यों करूँ मैं ये काम? तो जिस वक्त ये कसम वो खाता है, उसके बाद से वो ये काम छोड़ देता है। और इस वजह से अब वो क्या कर रहा था, खेती बाड़ी का काम थोड़ा बहुत वो कर लेता था। तो यहाँ पर उसने कसम खाई, ये काम वो छोड़ चुका था। अब लेखक जो है वो लौट आया, क्योंकि उसे समझ आया कि जो कारीगर है उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उसे उसका दिल दुखा है, इसलिए वो वापस लौटकर नहीं आएगा। तो उसने उम्मीद छोड़ दी और वो घर लौट के आ गया था। और लेखक ने यहाँ बताया है कि मानू दीदी को, उसकी जो बहन थी, उसको ससुराल लेके उसे जाना था। तो वो ट्रेन में गए और जैसे ही उसने सारा सामान वगैरह ट्रेन में चढ़ाया तो उसने देखा मानू जो थी वो आधी चिक जो बनी हुई थी उसको भी लपेट के ले आई थी। हालांकि वो मन में सचिन को बहुत गालियाँ भी दे रही थी, उसका मन दुखी था इस वजह से, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि पिछली बार जब उसकी शादी हुई थी तो किस तरीके से शीतल पार्टी वो लेके गई थी और ससुराल वाले बाकी मेहमानों को, पटना और कलकत्ता से जो उनके मेहमान आए थे, उनको खोल खोल के दिखा रहे थे और उसकी तारीफ़ें हो रही थी। तो उसका मन दुखा हुआ था। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जैसे ही मैंने गाड़ी में चढ़ चुके थे और दरवाज़ा बंद करने वाले थे तो देखा कि सिरचन जो है वो भाग भाग कर अपनी पीठ पर एक बोझा लेकर के आ रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो लेखक को कहा उन्होंने कि भैया मानू दीदी है ना आपके साथ? तो कहा हाँ है। तो दरवाज़ा खोलिए ना जल्दी से। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला तो उसने अपना बोझा जो था पीठ का पूरा उतार दिया और मानू ने जैसे ही उसे देखा तो कहा सिरचन दादा आप? तो मानू दीदी ये मेरी तरफ से है आपको। और जैसे ही मैंने उसे खोला उसमें शीतल पाटी, आसन और चिक सब बनी हुई थी और इतनी उम्दा कारीगरी जो कभी किसी ने नहीं की होगी। तो मानू ने उसे मोहर छाप धोती जितने पैसे देने चाहे, पैसे देने जैसे ही देने की तो उसने हाथ जोड़ दिए कि नहीं नहीं दीदी, पैसे नहीं चाहिए। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि गांव की एक बेटी जो है वो ससुराल जा रही है उसके मान के लिए। तो बस ये कह के वो चला गया। तो यहाँ पर जो कहानी है वो ख़त्म होती है। यहाँ पर लेखक ने ये बताया कि एक तरफ वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी कारीगर था कि उसके मन को जब ठेस पहुँची तो उसने वो काम ही छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ वो इतना विशाल हृदय था कि अपनी तरफ से सिर्फ इसलिए कि उस गांव की बेटी का मान बना रहे ससुराल में, अपनी तरफ से वो इतनी सारी चीज़ें बनाकर उसे देकर गया था जिसके उसने एक भी रुपया नहीं लिया था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू 10th, 12th एंड डिग्री कोर्स के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारांश डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।